सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस न्यूज को हम रिलेट कर सकते हैं जनरल स्टडी 2 पेपर ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। दो टॉपिक्स ये रिलेट होता है, वन दैट इज इलेक्शन एंड अनदर दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन इंडिया में गवर्न होता है, उसके लिए हमारे पास 6 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन है। वन पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अनदर पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अनदर इज पार्ट 9A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Then we have Representation of People Act 1950, Representation of People Act 1951, and Delimitation Commission Act 1955. So 6 कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन है जो इंडिया में इलेक्शन को गवर्न करते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे उसका डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, which is created under Article 324 of Constitution. UPSC constitutional body है which is created under Article 315 of Constitution. Comptroller and Auditor General constitutional body है, it is created under Article 149 of Constitution. Finance Commission under Article 280 of Constitution. रिपीट करूँ Election Commission under Article 324 of Constitution. UPSC Article 315 of Constitution, 315. Then Finance Commission 280 of Constitution. Comptroller and Auditor General Article 149 of Constitution. तो उसके थ्रू हमने क्रिएट किया। तो जिस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के साथ क्रिएट करते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नाउ अब इसको समझते हैं। सो 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। अब जजमेंट क्या है, अभी हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको हमने क्रिएट किया अंडर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया। इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 मेंबर हैं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर है। सो 3 मेंबर बॉडी है, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर कुछ नेम प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे एंड प्रेसिडेंट उनको रिकमेंड करेंगे। सो प्रेजेंट अपॉइंटमेंट हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर विल रिकमेंड सम नेम टू प्रेसिडेंट and president will appoint chief election commissioner and election commissioner. इनको अपॉइंट करते हैं तो इनका टेन्योर कितना होता है, सो अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर और 6 ईयर ऑफ टेन्योर। से किसी का 55 ईयर के एज पे अपॉइंटमेंट हुआ तो टिल 61 ईयर के एज तक वो रहेंगे। किसी का 64 ईयर की एज पे अपॉइंटमेंट हुआ तो उनको 1 ईयर का ही टेन्योर मिलेगा, 65 पे उनको रिटायर होना पड़ेगा। तो 65 ईयर ऑफ एज और 6 ईयर टेन्योर इनका होता है। तो अभी तक एग्जिस्टिंग ये मैकेनिज्म था, दिस वाज एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उन्होंने चेंज क्या किया, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर रही है, यानी प्राइम मिनिस्टर क्या है वो गवर्नमेंट के पास वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का इलेक्शन कंडक्ट करता है। तो चांसेस है कि गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस कर पाए। तो हमें क्या करना चाहिए, एक लार्जर बॉडी होना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट करे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में उन्होंने ये कहा कि इंस्टेड ऑफ पीएम रिकमेंडिंग नेम टू प्रेसिडेंट, हमारे पास एक पैनल होना चाहिए और उस पैनल में 3 लोग होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, और थर्ड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे। सो इंस्टेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडिंग नेम टू प्रेसिडेंट, द नेम शुड बी रिकमेंडेड बाय पैनल consisting of these 3 people. So this was Supreme Court order on 2nd March 2023. So Supreme Court Constitutional Bench directed in a landmark judgment means significant judgment, Chief Election Commissioner and Election Commissioner will be appointed by President on advice of panel consisting of Prime Minister of India, Chief Justice of India, Leader of Opposition in Lok Sabha or Leader of a single largest opposition party. अब ये क्या होता है, इसको समझते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन,
लोकसभा के अंदर 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 10% इसका आप देखोगे तो 55 इसका 10% होगा अप्रोक्सीमेटली। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को 55%, सॉरी 55 या उससे ज्यादा सीट मिलता है, उस पार्टी के लीडर को हम एलओपी डेजिग्नेट करेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सो अभी आप लोकसभा का प्रेजेंट कंपोजिशन देखना, 17th लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 303 सीट है, हाईएस्ट सीट है। सेकंड हाईएस्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके पास 54 सीट है। सो कांग्रेस के पास 54 सीट है, 10% सीट नहीं है उसके पास। तो जब 10% सीट नहीं है तो उसको लीडर ऑफ अपोजिशन का हमने टैग नहीं दिया है। उसके लीडर को हमने कहा है कि ही इज लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। सो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का डेजिग्नेशन कब मिलता है? व्हेन एनी पॉलिटिकल पार्टी इन ऑपोजिशन इज एबल टू सिक्योर मिनिमम 10% वोट, तो उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का हम टैग देते हैं। अगर उतना वोट नहीं मिलता है तो वी कॉल इट लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। सो बी इट लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बी इट लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, तो उसका पैनल होगा, तो 3 लोगों का पैनल होगा। या हम्म नो, टोटल देखो, अभी जैसे आप प्रेजेंट 17th लोकसभा को देखो, 17th लोकसभा का टर्म टिल 2024 तक है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी वो रूल कर रही है, तो इसके पास तो 303 सीट है। और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसके पास 54 सीट है। तो जो रूल करती है उसको हम ट्रेजरी बेंच कहते हैं, मीन्स रूलिंग पार्टी है। और जो रूल नहीं करती है दे आर नोन एज ऑपोजिशन पार्टी। सो ऑपोजिशन पार्टी के अंदर वो आना चाहिए 10% सीट, तो उसको हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन का टैग देंगे। करेक्ट है? सो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब यहाँ पे एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या कहता है? कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई सिंपल मैटर जा रहा है तो उसको मिनिमम 3 जज के बेंच उसको हियर करेंगे। अब 3 जज क्यों रखते हैं? बेंच हमेशा ओड नंबर में रखते हैं। सपोज करो कि एक केस मेरे पास आया और पर्सन ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, तो 3 जज का बेंच है। वन विल से ही इज अ मर्डरर, टू विल से ही इज नॉट मर्डरर, थर्ड कहेगा ही इज मर्डरर। तो मेजोरिटी ओपिनियन क्या कह रहा है कि मर्डरर है, तो उसको अकॉर्डिंगली पनिश करेंगे। तो ओड नंबर होगा तो मेजोरिटी डिसाइड करना इजी हो जाएगा। बट इवन नंबर है, फॉर एग्जांपल 4 नंबर ऑफ जज है, तो वहां पे 2 उसको कह रहे हैं कि ही इज अ मर्डरर और 2 कह रहे हैं ही इज इनोसेंट, तो कल्प्रिट जजमेंट देना बहुत डिफिकल्ट होगा ना। तो सिंपल अगर केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसमें 3 जज का बेंच होता है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन है तो उसके लिए मिनिमम 5 जज का बेंच होता है। तो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन है तो मिनिमम 5 जज का बेंच होता है। अभी इलेक्शन कमीशन पे ऑर्डर आया, वैसा ही एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एंड दैट मैटर शिवसेना को लेके है। शिवसेना का स्प्लिट हुआ और 2 फैक्शन शिवसेना के बन गए। वन इज लेड बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर उद्धव ठाकरे, एंड अनदर इज लेड बाय प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर एकनाथ शिंदे। तो इसको सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको भी सुन रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का क्लैरिफिकेशन करना है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है, उसके लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 नंबर ऑफ जज होंगे। तो ये मैं कह रहा हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ जज। मैक्सिमम नंबर ऑफ जज कितने हो सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल अभी 33 जज हैं एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सो टोटल हमारे पास 34 जजेस हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओड बेंच होता है, तो डेट कैन बी 33 जज का बेंच होना हो जाना चाहिए, क्योंकि 34 से पहले ओड नंबर कौन सा है? 33 है। तो मिनिमम 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए, मैक्सिमम 33 हो सकता है। अभी तक हाईएस्ट कितने नंबर के जज के बेंच पे हम गए हैं? तो इट इज 13 जज के बेंच पे गए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। अब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होगा, वो सेम मैनर पास्ट में हम सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में भी यूज करते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पैनल कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ना वो रीजन क्यों क्यों हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रॉपर अपॉइंटमेंट करना है। तो इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शन को समझो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करता है, और वो इलेक्शन 4 इलेक्शन कंडक्ट करता है। पहला इलेक्शन कंडक्ट करेगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करेगा, प्रेसिडेंट विच इज हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ इंडिया। दूसरा, वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करेगा। थर्ड, वो पार्लियामेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। राज्यसभा है, लोकसभा है, उसका इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है। फोर्थ, वो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कंडक्ट करेगा। स्टेट में विधानसभा है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधान परिषद है जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, तो उसका वो इलेक्शन कंडक्ट करेगा। सो इलेक्शन कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन कंडक्ट करता है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन रिप्रेजेंट विल ऑफ पीपल। सो इलेक्शन कमीशन का ऑनेस्ट होना, इलेक्शन कमीशन का फेयरलेस होना, इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रीजन दिया कि fierce independence, neutrality, and honesty of election commission requires to end government monopoly and exclusive control over appointment. So if government is only making appointment in election commission, government will influence election commission, and which will help government to win election repeatedly. So इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होने के लिए इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। ये इलेक्शन कमीशन ने रीजन दिया। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कहा, उसने गवर्नमेंट से अपील किया। फर्स्ट वाज ऑर्डर कि वो तो गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा, सेकंड वाज अपील रिक्वेस्ट। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का आप एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट को सेटअप करो। नाउ व्हाट इज परमानेंट सेक्रेटेरिएट। आपने अगर कभी इलेक्शन को ऑब्जर्व किया होगा, या आपके घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, तो से इलेक्शन अभी दिल्ली में हो रहा है, सिक्योरिटी देने के लिए हम दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे, सिक्योरिटी देने के लिए सीआईएसएफ सीआरपीएफ के लोगों को हम बुला लेंगे। पोलिंग बूथ में कौन ऑफिसर बैठेंगे, तो दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर बैठेंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को हम डिप्यूटेशन पे भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यू दिल्ली का कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर होगा। सो इलेक्शन कमीशन के पास अपने ऑफिसर नहीं है। वो क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट से ऑफिसर को सोर्स करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑफिसर को सोर्स करता है, वो डिफेंस से, पुलिस से, सिक्योरिटी पर्सनल को सोर्स करता है। तो इलेक्शन कमीशन का हमें एक सेपरेट कैडर बनाना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अंदर एक सर्विस है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का पर्पस क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंफॉर्मेशन मैसेजिंग को हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को अपील किया कि कोरोना के टाइम पे आप मास्क को लगाओ, कोरोना के टाइम पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए। तो जनता पे ये मैसेज कैसे जाएगा, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से, संसद टीवी से, ये सब इंफॉर्मेशन जाएगा, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हैंडल करता है। तो वैसे ही से इलेक्शन कमीशन के पास भी एक सेपरेट सेट ऑफ कैडर ऑफ ऑफिसर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए, इंडियन इलेक्शन सर्विस एक ऐसा सर्विस होना चाहिए, आईईएस जैसे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है। तो इन्होंने कहा कि इसका एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट होने चाहिए, इसके कोई परमानेंट स्टाफ होने चाहिए। जब इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट हो तो ये पूरे इलेक्शन को हैंडल करें। बिकॉज से मैं अभी गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, हो सकता है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेट हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करता हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं डिस्क्रिमिनेट करता हूँ। तो चांसेस है कि मैं इलेक्शन में फ्री एंड फेयर वर्क नहीं करूंगा, मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूंगा या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को अपोज करूंगा। तो दे शुड हैव परमानेंट सेक्रेटेरिएट, और इनके एक्सपेंसेस डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से आना चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लार्ज बैंक अकाउंट है, वहां से पैसा आना चाहिए। अभी कैसा होता है, से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है से दिल्ली में। मैं दिल्ली स्कूल के अंदर गवर्नमेंट टीचर हूँ, और मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुझे क्या करेगा, कुछ मनी देगा, मुझे इंसेंटिव देगा। तो ये मनी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है, वो चाहे तो उसको कम पैसे दे के मैनिपुलेट कर सकता है।
प्रॉपर वे में कम पैसे देगा, तो जिसके वजह से प्रॉपर रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का अपील है, सुप्रीम कोर्ट का रिक्वेस्ट है। उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन का एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए और उसका पूरा का पूरा एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कवर होना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का यूपीएससी का एक्सपेंसेस कवर होता है। तो जिसकी वजह से वो बहुत ही इंडिपेंडेंट होकर वर्क कर पाएगा। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में कोई इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है, कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है। उसका टर्म होना चाहिए 6 ईयर का टर्म होना चाहिए, और 65 ईयर का टर्म होना चाहिए, टिल 65 ईयर तक। तो कोई 58 पे अपॉइंट होता है, टिल 64 ईयर तक वो रह सकता है। और कोई 63 पे अपॉइंट होता है, तो से जब तक उसका 65 एज क्रॉस नहीं हो जाता, तो वो रह सकता है। तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, या तो 6 ईयर या तो 65 ईयर का टर्म। सो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसी इलेक्शन कमिश्नर का टर्म अगर 6 साल से कम है, इट इज ए क्लियर ब्रीच ऑफ लॉ। वाई इट इज क्लियर ब्रीच ऑफ लॉ? उनको कम टाइम के लिए हम इलेक्शन कमीशन में रखते हैं, तो वो जॉब के नेचर को अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं। और जब वो जॉब के नेचर को अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे, तो वो कैसे वहां पे रिफॉर्म लेके आएंगे, कैसे वहां पे प्रॉपर वे में एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इनका टेन्योर 6 ईयर और मोर देन 6 ईयर होना चाहिए। अगर 6 ईयर से कम टेन्योर है, तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू जस्ट डू देयर वर्क इन ए प्रॉपर मैनर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सेपरेट जजमेंट में कहा कि देयर टेन्योर शुड बी मिनिमम 6 ईयर होना चाहिए, आप कम टाइम के लिए उनको अपॉइंट मत करो। फोर्थ, जजेस का रिमूवल हम कैसे करते हैं? पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास होता है एंड देन जजेस का रिमूवल करते हैं। प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे करते हैं? दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होता है, प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं। तो कोर्ट ने एक और कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करने के लिए हमें जजेस की तरह इसको टफ बनाना चाहिए। सो दे मे बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस ओनली in the way, only in the manner in which judges of Supreme Court, judges of High Court are removed. दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को आप सिंपल वे में रिमूव कर सकते हो। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ये 4 जजमेंट और ऑब्जर्वेशन आया, और जिसने इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस में एक स्ट्रॉन्ग ये स्टेप था। तो एक था कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा इलेक्शन कमिश्नर का, सेकंड था उनका रिमूवल और स्ट्रिक्ट हमें करना चाहिए, थर्ड उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए परमानेंट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से मनी आना चाहिए, एंड फोर्थ देयर टेन्योर शुड बी नो लेस देन 6 ईयर। 6 ईयर का टेन्योर होना चाहिए, तो फिक्स टेन्योर होना चाहिए। तो दिस इज ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और यू कैन से रिक्वेस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिस इज ऑल्सो ओपिनियन, दिस इज ऑल्सो ओपिनियन, बट जो फर्स्ट वाला केस हमने देखा था डेट वाज जजमेंट। सो ये रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। नाउ इलेक्शन कमीशन होता क्या है? सो पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन को रेगुलेट करता है, इलेक्शन को कंडक्ट करता है। उसके लिए हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329। सो पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन को रेगुलेट करता है इंडिया में। इट हैज गॉट आर्टिकल 324 से 329। आर्टिकल 324 कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल हैव इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर such number of other election commissioner if any as president from time to time fix। so अगर कोई आपसे पूछे कि अच्छा बताओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कितने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, सो दैट मैटर इज नॉट फिक्स्ड। वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट चाहे तो डिक्रीज कर सकते हैं। प्रेजेंट कंपोजिशन है, वी हैव चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर हमारे पास है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी लॉ नहीं बनाया है जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है। अभी प्रेजेंटली अपॉइंटमेंट कैसे होता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे एंड देन प्रेसिडेंट विल अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, उसको वो अपॉइंट करेंगे। पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बनाया है, एक लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। दिस लॉ विल गवर्न इंडियन इलेक्शन
बिफोर इलेक्शन, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये ड्यूरिंग इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन गवर्न करेगा. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 बिफोर इलेक्शन, लाइक ईवीएम का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल क्या होना चाहिए, वोटर्स का एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, दिस ऑल थिंग विल कम बिफोर इलेक्शन. ड्यूरिंग इलेक्शन एक्चुअल इलेक्शन कंडक्ट कैसे करें, एक पोलिंग बूथ में कितने ऑफिसर रहने चाहिए, कितने सिक्योरिटी पर्सनल होने चाहिए. इलेक्शन कंडक्ट हो गया, उसके बाद किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस देना है, किसी को स्टेट पार्टी का स्टेटस देना है. इलेक्शन कंडक्ट हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करना है. सो ड्यूरिंग और आफ्टर इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आता है. आर्टिकल 324 कहता है कि इलेक्शन कमीशन नेशनल इलेक्शन कंडक्ट करेगा, विच मीन्स यूनियन गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए, एंड स्टेट इलेक्शन कंडक्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए. इलेक्शन कमीशन को प्रॉपर वे में रन करने के लिए हमने एक लॉ बनाया है जिसका नाम है द इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991. इसको हमने क्रिएट किया है और इसके अंदर हमने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर मस्ट होल्ड पोस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर और अंटिल द एज ऑफ 65, whichever is अर्लियर, वो उसको होल्ड कर सकते हैं. नाउ इलेक्शन कमीशन है क्या, तो आगे हमने देखा था प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, 6 ईयर का टेन्योर होता है अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स. इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, ऑल इंजॉय सेम स्टेटस, ऑल इंजॉय सेम पर्क्स, सेम सैलरी, और उनका स्टेटस इट इज इक्विवेलेंट टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को फैसिलिटी मिलता है, सैलरी मिलता है, वो सेम इनको मिलेगा. ये अपना ऑथोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करते हैं फ्रॉम पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 324 से 329, वहां से अपने पावर ऑथोरिटी को डिराइव करते हैं. सो आर्टिकल 324 कहता है द पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इज टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन. देन साइज ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है, ये फिक्स नहीं है. प्रेजेंटली इलेक्शन कमीशन में वी हैव चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर, तो 3 मेंबर बॉडी है, बट इट कैन चेंज, इट कैन इंक्रीज ऑल्सो, इट कैन डिक्रीज ऑल्सो. और ये अथॉरिटी किसके पास है इंक्रीज और डिक्रीज करना, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेजेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, दैट इज मिस द्रौपदी मुर्मू, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनके पास अथॉरिटी है. जब इलेक्शन कमीशन बना तो उस समय सिर्फ एक ही हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर था, उनका नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर था. अक्टूबर 16 1989 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब मल्टी मेंबर बॉडी होना चाहिए. देन 1990 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया. 1993 में अभी जो प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं, तो इन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो रहेगा ही, साथ में 2 और इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे. तो 1993 में 3 मेंबर बॉडी हो गया और तब से अभी तक 3 मेंबर बॉडी है. अब जैसे इसमें हम मेंबर ऐसे देखते हैं कि वी हैव चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देन वी हैव इलेक्शन कमिश्नर 1, देन वी हैव इलेक्शन कमिश्नर 2. तो अब जैसे नाम से आपको लगेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो हेड है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसा नहीं है. ये तीनों के पास इक्वल पावर होता है, बट एक को हमें क्या करना है कि डेजिग्नेट करना है हेड जैसे, इसलिए उसको हमने सीईसी किया हुआ है. बाकी तीनों का सैलरी सेम होता है, तीनों के पे एंड वर्क सेम होते हैं, तीनों का ऑथोरिटी सेम होता है, तीनों के फंक्शन सेम होते हैं, तो तीनों का इक्वल से होगा डिसीजन मेकिंग में. कोई भी इनको डिसीजन लेना होता है तो वो मेजोरिटी ओपिनियन से हम लेते हैं, कि जैसे कि 3 लोग हैं उसमें से 2 लोग अग्री हो गए तो वी विल गो फॉर दैट थिंग, मेजोरिटी ओपिनियन लेते हैं.